गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, आई एम राहुल गुप्ता और आप सब ठीक होंगे ये मुझे उम्मीद है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक जरूर किया करो भाई। आपके लाइक बहुत कम रह जाते हैं, व्यूअर्स तो आपके बढ़ जाते हैं। चैनल नेम लेट्स लर्न केमिस्ट्री। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम मैं आपको उसका आंसर और उसका सोल्यूशन दूंगा। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बात करेंगे हम आज सेकेंडरी बैटरीज की। तो सेकेंडरी बैटरीज को आपको पता है कि वो बैटरीज जो एक बार यूज होने के बाद अपने आप दोबारा से उन्हें रिचार्ज किया जा सके और उन्हें कंटिन्यूसली यूज किया जा सके। उसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिसमें कैथोड पर मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड और एनोड पर कैडमियम होता है। उसमें यूज जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज होता है। रिएक्शन की बात करें तो एनोड पर रिएक्शन जो होती है वो आपकी CD+2OH माइनस इज इक्वल टू CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेप्ट कर लेता है और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इलेक्ट्रॉन वहां से डिस्चार्ज कर देता है। कैथोड पे होने वाले रिएक्शन की बात करें तो निकल ऑक्साइड प्लस वाटर और उसके साथ जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा निकल हाइड्रोक्साइड में और 2OH माइनस वहां से अलग हो जाएगा। अब इन दोनों की यदि सेल केमिकल इक्वेशन की बात करें तो सेल ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी CD+NiO2+2S2O इज इक्वल टू NiOH होल ट्वाइस प्लस CdOH होल ट्वाइस, यानी दोनों ही आपके निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये आपको मेन चीज क्या समझनी है कि यदि आपसे सेल पूछा जाएगा तो सेल की ओवरऑल रिएक्शन आपको याद रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड पर कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, एनोड पर कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और खासकर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उनपे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का वर्क करेगा। चलिए दूसरा एक सेल और देख लेते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी। ये भी कई बार पूछा गया है। इसमें 6 वोल्टाइक सेल को एक साथ कंटेन करा जाता है और सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। एनोड पर होता है आपका लेड, कैथोड पर होता है लेड प्लस लेड ऑक्साइड। 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इसमें लिया जाता है। कैथोड की बात करें तो कैथोड होता है ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विद लीड ऑक्साइड। एनोड पर होता है लीड, यानी कैथोड पर भी लीड है और एनोड पर भी लीड है, इसीलिए इसे कहा जाता है लीड स्टोरेज बैटरी, यानी जो भी स्टोरेज हो रही है वो लीड में होगी। इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है 38% वेट पर वेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं तो एनोड पर रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी लेड की आपके सल्फेट आयन से रिएक्शन हो जाती है। लेड सल्फेट फॉर्म्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां से रिसीव आपका डिस्चार्ज हो जाता है और वहां E0 की वैल्यू होती है -0.36 वोल्ट। कैथोड की बात करें तो कैथोड पर लेड ऑक्साइड होता है, सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा, बैलेंस करने के बाद ये भी लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन में आपके लेड और लेड ऑक्साइड दोनों ही लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ओवरऑल सेल पोटेंशियल ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी इज 2.04 वोल्ट। जहां पर जो बैटरीज यूज हो रही हैं वो एक गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कर रही हैं। ध्यान से समझने वाली स्टूडेंट्स बात है। इसकी चार्जिंग रिएक्शन और समझ लीजिए। देखिए चार्जिंग रिएक्शन क्या है, एनोड पर, क्योंकि आपको पता है कि जब हम चार्ज करेंगे तो वो रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी, यानी जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट आ जाएगा रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट से बन जाएगा प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, बहुत आसान है कि यदि यूज कर रहे हैं तो आपके क्या होंगे, जो कैथोड और एनोड होंगे उनसे आपका बनेगा आयन, यानी कि सॉल्ट, और जब हम उसे चार्ज करेंगे तो उसी सॉल्ट को वो दोबारा कन्वर्ट कर देगा किसमें, लेड में और लेड ऑक्साइड में। सो वी कैन से दैट द चार्जिंग रिएक्शन विल अपोजिट means product of discharging is converted in reactant and reactant will convert in product in charging reaction. So overall reaction देख लेते हैं charging reaction की। 2PbSO4 plus 2H2O is equal to Pb plus PbO2 plus 2H2SO4। तो स्टूडेंट आपने इस रिएक्शन को देखा, तो इस रिएक्शन में देखिए चार्जिंग रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनना है, लेड बनना है, लेड ऑक्साइड बनना है। इसका मतलब कि जब आपकी बैटरी यूज हो रही थी तो वहां पर वो गैल्वेनिक सेल का वर्क कर रही थी और जब वो चार्ज होना स्टार्ट हो गई तो वो इलेक्ट्रोलाइट सेल का वर्क कर रही है। यही बहुत ज्यादा समझने वाली बात है कि यदि हम बैटरी को यूज कर रहे हैं तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करेगी, यानी कि वो यूज होती रहेगी प्राइमरी सेल की तरह
बट जब वो रिचार्ज होने का नंबर आएगा तो उसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह वर्क करेगी। फ्यूल सेल की बात कर लेते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल को हम बैकन सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं कंटेनिंग मेटालिक कैटलिस्ट। और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं। इसके साइड में मैंने फिगर बना रखा है, देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन गैस पास हो रहा है और यहाँ दोनों तरफ से आपका वाटर क्रिएट होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या हो रहा है? वाटर यानी कि फॉर्म्ड होकर मिल रहा है। आपने कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो O2 प्लस 2H2O प्लस 4E माइनस होगा, आपका फॉर्म्ड हो जाएगा 4OH माइनस। और यहाँ का जो सेल पोटेंशियल होगा वो होगा 0.40 वोल्ट। एनोड की बात करें तो एनोड पर 2H2 प्लस 4OH माइनस इज इक्वल टू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आपके रिसीव हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ई नोट की वैल्यू माइनस 0.83 वोल्ट हो जाएगी। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन इज 2H2O प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O और टोटल सेल पोटेंशियल हो जाएगा 1.23। चलिए स्टूडेंट्स, फ्यूल सेल की हमें बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। यदि आपसे फ्यूल सेल पूछा जाता, बैकन सेल के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यदि कभी भी आपसे कोई से भी सेल पूछा जाए, चाहे प्राइमरी पूछा जाए, चाहे सेकेंडरी पूछा जाए, चाहे फ्यूल सेल पूछा जाए, तो वहां पर आप कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखिए, सेल पोटेंशियल लिखिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए। बस आपको 2 नंबर पक्के हो गए आपके। यदि 1 नंबर में तो केवल आप तीनों रिएक्शन लिख दीजिए और स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना दीजिए और आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो देखिए कंडक्टेंस क्या होती है? जब कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन हैविंग एन इलेक्ट्रोलाइट contains cations and anions which can flow through the solution between the electrodes, यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है और cations anions का फ्लो करता है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स के बीच में। दिस फ्लो ऑफ आयंस इज नॉट अ फ्री फ्लो। ये जो आयंस का फ्लो होता है ये फ्री फ्लो नहीं होता है, बट हैज सम रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद इट। और इसके साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस भी ऐड हुआ होता है। तो उस रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसी बेस पर कंडक्टेंस कैसे बेस करते हैं? देखिए रेजिस्टेंस यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आपने बहुत पढ़ा है ये, और इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम। इसे आपने ओम लॉ में पढ़ा भी होगा, याद हो तो आपको। अब उसके बाद कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंडक्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। और कंडक्टिविटी की बात करते हैं, एक टर्म और कंडक्टिविटी आप पढ़ेंगे अभी। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है कप्पा। कप्पा जो होती है वो रो का प्रोपोर्शनल होती है। सो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, दैट इज कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस, इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल G। इसका यूनिट होता है सीमेंस इनवर्स, ठीक है। तो इसका जो यूनिट या तो आप सीमेंस या मो यूज करते हैं, म्यू, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू G इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। एल अपॉन ए क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। सो वी कैन से दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कंडक्टेंस, और यूनिट होता है कप्पा का सीमेंस पर सेंटीमीटर। दैट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी सेल को देख लीजिए। देखिए कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स लगी हो, प्लेन्स होता है आपका, और मेटल प्लेट्स लगी होती हैं जिसका एरिया होता है आपका एरिया ऑफ फेज, जिसे मेजर करते हैं। तो G इज इक्वल टू अभी आपने पढ़ा था कप्पा इंटू ए अपॉन एल। सो वी कैन से अमाउंट ऑफ करंट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जैसे कप्पा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगी वो हम यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और एरिया की बात करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ यदि हम 1 लेते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा G के, यानी कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस 2 टाइप का होता है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर को हम लैम्डा एम और इक्विवेलेंट को लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी दोनों ही डेफिनेशन है कि यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कंडक्टेंस हो रहा है तो वो मोलर कंडक्टेंस, 1 इक्विवेलेंट वेट में इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस हो रहा है तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन सॉल्यूशन। लैम्डा इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन एम।
ठीक है, इसका यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, और लैम्डा इक्यू की बात करें तो वो भी वही कुछ सेम रहेगा, वहां पर मोलिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर नॉर्मलिटी की बात होगी, तो वो हो जाएगा आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इन दोनों रिलेशनशिप की बात करें तो लैम्डा इक्यू अपॉन लैम्डा एम, दोनों को डिवाइड कर दिया, एम अपॉन एन आ गया। एम अपॉन एन क्या होता है, 1 अपॉन जेड नॉट के, यानी कि एम जेड नॉट इज इक्वल टू एन हो जाएगा। सो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन जेड। अब इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये आपका जेड है कटिंग हुआ, ये क्या चीज है। आपने याद हो तो मैंने आपको एक रिलेशनशिप पढ़ाया था नॉर्मलिटी और मोलरिटी सॉल्यूशन में। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, वही एन फैक्टर वैल्यू होती है। एन फैक्टर की वैल्यू को मैंने आपको बताया था कि यदि एसिड दे रखा है तो वहां पर एच एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद हो तो आपको नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटेशन ऑन लैम्डा एम एंड कप्पा। यदि हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को तो उसका क्या इफेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आर्हेनियस इक्वेशन को समझ लीजिए। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आर्हेनियस हैज गिवन एन इक्वेशन टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एमडा लैम्डा एम इंफिनिटी। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट गिवन कंसंट्रेशन वो होता है लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड एट इंफिनिटी डाइल्यूटेशन ये होता है लैम्डा एम इंफिनिटी। यानी इंफिनिटी डाइल्यूट इलेक्ट्रोड जो होता है वो 100% आयनाइज्ड होता है, मतलब कि कहने का मतलब इजीली डिसोशिएट हो जाता है। जैसे वहां पर हमने बात कर दी डिसोसिएशन एसोसिएशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीक इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो डाइल्यूटेशन, देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोड्स एज वी इंक्रीज डाइल्यूटेशन द नंबर ऑफ आयंस गो ऑन इंक्रीज द सिग्निफिकेंटली एंड हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जब हम वीक इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो वहां पर डाइल्यूटेशन यानी कि नंबर ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर स्लोप देखिए, वीक इलेक्ट्रोड्स को जब हमने डाइल्यूट किया, स्ट्रॉन्ग से वीक में गए तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई वहां पर। ठीक है, कंडक्टेंस की। तो लैम्डा एम और यहाँ पर आपको देखिए लैम्डा एम इंफिनिटी के बीच में रिलेशनशिप है। सो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटेशन ऑन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इक्वल टू होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूटेशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो जो उसका वॉल्यूम आयंस के पर यूनिट होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। रीजन क्या है, डाइल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन आपका। ठीक है, अब खरास इफेक्ट की बात करते हैं, कोलरास लॉ। कोलरास लॉ क्या होता है, ये भी आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग आपको मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोड्स की, वो इंक्रीज होती है जब आप डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, यानी किसी भी लिमिटिंग वैल्यू तक। अब इन्फिनिटी की बात करें तो वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन पर ऑब्टेन होता है। तो इन दिस लिमिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटायंस मे बी थ्रो ऑफ एज बिहेविंग एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या करते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, according to Koolhaas law, at infinity dilution of the total conductance of a solution is a sum of cationic and anionic conductance। जो हमारे डाइल्यूटेशन करने पर, इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन पर टोटल कंडक्टेंस होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो कैटायनिक और एनायनिक कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। दिस इज वैलिड बिकॉज एट इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन द आयंस आर फार अवे from each other and there is no effect of their interaction on the movement of the ions। क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कि उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या उनकी मूवमेंट्स कहाँ हो रही है। सो एन पॉजिटिव ले लिया नंबर ऑफ कैटायंस, एन नेगेटिव ले लिया नंबर ऑफ एनायंस, लैम्डा इन्फिनिटी ले लिया मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन फॉर कैटायंस, लैम्डा नेगेटिव ले लिया मैंने इन्फिनिटी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन फॉर एनायन। सो लैम्डा टोटल जो आ जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एन पॉजिटिव लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस एन नेगेटिव लैम्डा इन्फिनिटी नेगेटिव। लैम्डा टी क्या है आपका यहाँ पर, टोटल मोलर कंडक्टिविटी टोटल मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन। तो जब किसी भी सॉल्यूशन की इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन पर टोटल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए, अब जैसे आपके पास K2SO4 Al2SO4 होता है 24H2O यानी कि पोटास एलम है, तो पोटास एलम में आप इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं पोटास की मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। लैम्डा
इन्फिनिटी टी इज इक्वल टू 2 लैम्डा इन्फिनिटी के प्लस, क्योंकि 2 के प्लस के हैं, प्लस 2 लैम्डा इन्फिनिटी एल प्लस 3 प्लस 4 लैम्डा इन्फिनिटी SO4 प्लस। हम केवल जो सॉल्ट है उनकी बात करेंगे। देखिए SO4 हो गए आपके यहाँ पे 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, 4 हो गए, तो 4 ले लिए हमने। के आपके 2 हो गए, एल के आपके 2 हो गए। इस तरीके से हमने इनकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन फाइंड आउट कर ली। MgCl के लिए बात करें तो Mg के लिए देखिए यहाँ पर Mg एक है, एक Mg ले लिया, 2 Cl आयन है, 2 Cl ले लिए, तो इसके लिए हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी टी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी Mg2 प्लस 2 लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो यदि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन एंड देन डिवाइड बाय जेड फैक्टर ऑफ ओवरऑल कंपाउंड। यानी कि जेड फैक्टर क्या, वही आपके HIN, OH या कितने टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं कैटायन और एनायन के, उन ओवरऑल जेड फैक्टर से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगा इन्फिनिटी डाइल्यूटेशन का। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक यदि कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर में, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना भी हो सकता था मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करें, कमेंट में जरूर दें, अपने कमेंट जरूर दिया करो यदि कहीं आपको समझ में नहीं आता है। फिर जो आपकी इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आपको एक वीडियोस मिलेगी चैप्टर 3 की, और आपकी प्रॉब्लम भी उसमें मैं दे दूंगा यदि आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ एंड एंजॉय विद योर फैमिली। वीडियो जरूर लाइक किया करो और कमेंट भी जरूर दिया करो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन वीडियोस के हैं वो आपको मिलते रहें। ओके क्लास, गुड बाय क्लास।